प्राचीन भारत में विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी थी जो अपने समय की सबसे बुद्धिमान महिलाओं में से एक मानी जाती थी। वह एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य के राजमहल में जन्मी थी। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित राजवंश से संबंध रखता था, जहां शिक्षा, कला और शास्त्रों का विशेष आदर किया जाता था। उनके पिता एक न्यायप्रिय और विद्वान राजा थे, जिनकी इच्छा थी कि उनकी पुत्री सिर्फ एक सुंदर रानी ही नहीं, बल्कि एक महान विदुषी भी बने। विद्योत्तमा का बचपन अन्य राजकुमारियों की तुलना में बिल्कुल अलग था। जहां सामान्य रूप से राजकुमारियों को केवल नृत्य, संगीत और कढ़ाई जैसे ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, वहीं विद्योत्तमा बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और तर्कशास्त्र में रुचि रखती थी। उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वे कम उम्र में ही जटिल दार्शनिक प्रश्न पूछने लगी थी, जिससे उनके शिक्षक और राजमहल के विद्वान भी प्रभावित हो जाते थे। विद्योत्तमा को राज्य के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलाई गई। उन्होंने वेद, उपनिषद, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत जैसे गूढ़ विषयों में महारत हासिल कर ली। वे काव्य, अलंकार शास्त्र और संस्कृत साहित्य में भी पारंगत थी। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि जब वे किसी तर्क वितर्क में उतरतीं, तो बड़े बड़े विद्वान भी उनकी उपस्थिति में झिझकने लगते। केवल एक योग्य पुरुष से विवाह करने का संकल्प विद्योत्तमा को अपने ज्ञान और विद्वत्ता पर गर्व था। उन्होंने अपने माता पिता से स्पष्ट कह दिया था कि वे केवल उसी पुरुष से विवाह करेंगी जो बौद्धिक रूप से उनका समकक्ष होगा। यह एक असाधारण संकल्प था, क्योंकि समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार एक स्त्री को ज्ञान में पुरुषों से आगे नहीं माना जाता था। लेकिन विद्योत्तमा ने इन धारणाओं को चुनौती दी। राजमहल और राज्य भर में उनकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि, विद्योत्तमा की बुद्धिमत्ता की ख्याति धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। राजमहल के दरबारियों के बीच उनकी विद्वत्ता को लेकर चर्चा होती रहती थी। कई राजी उनके तर्कशीलता की परीक्षा लेने के लिए विद्वानों को भेजते थे, लेकिन वे सभी पराजित होकर लौटते। विद्योत्तमा के तर्क इतने गहरे और तीखे होते थे कि कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे पाता। विद्योत्तमा को हराने के लिए देश विदेश से विद्वान आने लगे। कुछ ने शास्त्रार्थ में उन्हें हराने की कोशिश की, कुछ ने तर्क की बजाय कूटनीति अपनाई, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। विद्योत्तमा की तर्क शक्ति इतनी प्रभावशाली थी कि वे किसी भी तर्क को सहजता से काट सकती थी। उनके हर उत्तर में गहराई और तर्क का अद्भुत मेल होता था, जिसे पराजित करना असंभव प्रतीत होता था। समाज की प्रतिक्रिया, कोई भी उनसे श्रेष्ठ क्यों नहीं निकल पा रहा? विद्योत्तमा की निरंतर जीत से समाज में एक नई चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग उनकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि वे देवी सरस्वती की अवतार है, तो कुछ लोग उन्हें अहंकारी मानने लगे थे। समाज के कुछ वर्गों को यह स्वीकार नहीं था कि एक स्त्री पुरुषों से अधिक विद्वान हो सकती है। कई लोगों का मानना था कि उनके इस घमंड का अंत शीघ्र ही होगा। विद्योत्तमा के विवाह का क्या होगा? राजा स्वयं इस स्थिति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी पुत्री का विवाह इतना कठिन विषय बन जाएगा। उनकी इच्छा थी कि विद्योत्तमा का विवाह किसी योग्य पुरुष से हो, लेकिन कौन? जो भी आता वह पराजित होकर लौट जाता। अब प्रश्न यह था कि क्या विद्योत्तमा का विवाह संभव भी होगा या नहीं। जो विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में हरा देगा, उसी से विवाह होगा। राजा ने यह समझ लिया था कि विद्योत्तमा जैसी विदुषी का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, उसी से उनका विवाह होगा। यह सुनकर दूर दूर से विद्वान, राजकुमार और तर्कशास्त्री महल की ओर चल पड़े। विभिन्न राज्यों के राजकुमार और विद्वान विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने आते हैं। देश विदेश से कई विद्वान और राजकुमार विद्योत्तमा से विवाह की आशा लेकर दरबार में पहुंचे। इनमें कुछ प्रतिष्ठित ऋषि, पंडित, ब्राह्मण और राजा भी शामिल थे। सभी इस विश्वास के साथ आए थे कि वे अपनी विद्वत्ता से विद्योत्तमा को पराजित कर देंगे और उससे विवाह का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जैसे ही कोई प्रत्याशी विद्योत्तमा के सामने बैठता, वह अपनी तीव्र बुद्धि से ऐसे प्रश्न पूछती जिनका उत्तर देना सरल नहीं होता। वेदों, उपनिषदों, न्याय और दर्शन शास्त्र से संबंधित गूढ़ प्रश्नों का सिलसिला चलता और प्रत्याशी धीरे धीरे निरुत्तर हो जाते। कई लोग शुरू में आत्मविश्वास से भरे होते, लेकिन जैसी विद्योत्तमा अपने तर्क वितर्क की गहराई में उतरती, उनकी घबराहट बढ़ने लगती।
कुछ ऐसे विद्वान भी थे जो अपने राज्यों में बहुत सम्मानित थे और जिनकी विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन जब वे विद्योत्तमा के सामने आए तो वे अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। कई विद्वान अपने तर्कों में उलझकर स्वयं को ही भ्रमित करने लगे, जबकि कुछ तो विद्योत्तमा की तीव्रता देखकर ही घबरा गए। पराजित होने के बाद वे अपमानित महसूस करते हुए अपने राज्य लौट गए। बाय दरबारी विद्वानों की स्थिति, क्या वे स्वयं भी उतने योग्य हैं? विद्योत्तमा के दरबार में कई प्रतिष्ठित विद्वान थे जो लंबे समय से राजा की सेवा में थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बड़े बड़े ज्ञानी भी विद्योत्तमा के सामने टिक नहीं पा रहे, तो उनके मन में भी शंका उत्पन्न होने लगी। क्या वे वास्तव में उतने विद्वान थे जितना वे स्वयं को समझते थे? यदि कोई अन्य इस शास्त्रार्थ में सफल नहीं हो पा रहा था, तो वे स्वयं कितने योग्य थे? राज्य की प्रतिष्ठा पर संकट, क्या विद्योत्तमा का विवाह कभी संभव होगा? अब स्थिति यह हो गई थी कि विद्योत्तमा को पराजित करने में कोई भी सफल नहीं हो पा रहा था। यह केवल विद्योत्तमा का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का विषय बन चुका था। राजा को यह चिंता सताने लगी कि यदि इसी तरह चलता रहा तो विद्योत्तमा का विवाह कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अन्य राज्यों के लोग ये भी कहने लगे कि इस राज्य में कोई पुरुष इतना बुद्धिमान नहीं है जो विद्योत्तमा का सामना कर सके। समाज की मिश्रित प्रतिक्रिया, कुछ लोग उन्हें अहंकारी समझने लगते हैं। विद्योत्तमा की विद्वत्ता की जितनी प्रशंसा होती थी, उतनी ही उनके प्रति नाराजगी भी बढ़ रही थी। कई लोगों का मानना था कि वह अहंकारी है और जानबूझकर प्रत्याशियों को पराजित कर रही है। कुछ का यह भी मत था कि एक स्त्री को इतना ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता ही नहीं थी। समाज में इस विषय पर मतभेद बढ़ता जा रहा था। कुछ लोग विद्योत्तमा को देवी सरस्वती का स्वरूप मानते थे, तो कुछ उन्हें घमंडी कहने लगे थे। दरबारी विद्वानों की चिंता, अब क्या किया जाए? अब राजा और उनके दरबारी विद्वानों के सामने एक बड़ा प्रश्न था। यदि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो विद्योत्तमा का विवाह कैसे होगा? राजा का सम्मान भी दांव पर लगा था। इसी चिंता में दरबारी विद्वानों ने एक योजना बनाई। दरबारी विद्वानों को अपना अपमान सहना मुश्किल हो रहा था। विद्योत्तमा के सामने बार बार हारने के बाद दरबारी विद्वानों को गहरी निराशा होने लगी। उन्हें लगता था कि यदि इस प्रकार उनकी पराजय होती रही तो न केवल उनका सम्मान समाप्त हो जाएगा, बल्कि दरबार में उनका महत्व भी घट जाएगा। राजा भी अब उनसे प्रश्न करने लगे थे कि क्या वास्तव में कोई भी पुरुष विद्योत्तमा के योग्य नहीं है। वे सोचते हैं कि विद्योत्तमा को किसी भी तरह विवाह के लिए विवश करना होगा। राजा की चिंता और समाज में बढ़ती चर्चा से परेशान होकर दरबारी विद्वानों ने तय किया कि अब विद्योत्तमा को किसी भी तरह विवाह के लिए बाध्य करना होगा। उन्होंने सोचा कि यदि कोई विद्वान प्रत्याशी नहीं मिल रहा तो किसी ऐसे व्यक्ति को विद्वान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए जो बिना कुछ कहे विद्योत्तमा से विवाह कर सके। इससे न केवल राजा की प्रतिष्ठा बच जाएगी, बल्कि वे स्वयं भी अपमान से बच सकेंगे। दरबारी विद्वानों ने तय किया कि वे एक ऐसे व्यक्ति को खोजेंगे जो एकदम साधारण हो, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार बात करवा सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो उनकी बातों को बिना किसी संदेह के मान ले और विद्योत्तमा के समक्ष बिना कुछ बोले खड़ा रहे। विद्वानों ने जंगलों और गांवों में ऐसे व्यक्ति की खोज शुरू की जो सीधा साधा और निरक्षर हो। एक दिन वे एक जंगल से गुजर रहे थे जहां उनकी नजर एक साधारण लकड़हारे पर पड़ी। वह व्यक्ति अकेला था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और पूरी तरह एक ग्रामीण की तरह दिखता था। उसके चेहरे पर मासूमियत और भोलापन था, जिससे विद्वानों को लगा कि यही वह व्यक्ति हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी। कालिदास की जीवन शैली, वह साधारण, भोला और निरक्षर व्यक्ति। लकड़हारा कालिदास नामक एक साधारण व्यक्ति था जो जंगल में पेड़ काटकर अपनी आजीविका चलाता था। उसे न तो किसी शास्त्र का ज्ञान था और न ही उसने कभी किसी राजा या विद्वान को देखा था। वह सीधा साधा व्यक्ति था जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। उसकी पूरी दुनिया जंगल और लकड़ियों तक सीमित थी। विद्वान कालिदास के पास पहुंचे और उसकी परीक्षा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कालिदास एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठा हुआ था और उसी डाल को काट रहा था। यह देखकर वे मुस्कुराए, क्योंकि यह उनकी योजना के लिए एकदम उपयुक्त व्यक्ति था।
उन्होंने कालिदास से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम डाल काट दोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे? कालिदास ने मासूमियत से उत्तर दिया, नहीं, ऐसा क्यों होगा? विद्वानों ने उसकी मूर्खता पर प्रसन्न होकर आपस में कहा, यही व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। अब विद्वानों को बस उसे महल तक ले जाना था। उन्होंने कालिदास को बड़े प्रेम से बुलाया और कहा, तुम तो बहुत महान व्यक्ति हो, हम तुम्हें राजा के पास ले जाना चाहते हैं। राजा तुम्हें बहुत सम्मान देंगे। कालिदास ने आश्चर्य से पूछा, पर मैं तो बस एक लकड़हारा हूं, राजा मुझे क्यों बुलाएंगे? विद्वानों ने चालाकी से उत्तर दिया, तुम्हें अभी तक ये पता नहीं चला कि तुम एक महान विद्वान हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी तेज है कि लोग तुम्हारे आगे टिक ही नहीं सकते। राजा तुम्हें अपना सम्मान देना चाहते हैं। भोले भाले कालिदास को यह बात समझ नहीं आई कि विद्वानों की योजना क्या थी। उसने सोचा कि यदि राजा उसे सम्मान देना चाहते हैं तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। उसने विद्वानों की बातों पर विश्वास कर लिया और उनके साथ महल जाने के लिए तैयार हो गया। दरबारी विद्वानों ने बड़ी धूमधाम से कालिदास को राजमहल में लाकर प्रस्तुत किया। पूरे दरबार में हलचल मच गई कि ये कौन नया विद्वान आया है। राजा और विद्योत्तमा दोनों ही ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या ये व्यक्ति सच में योग्य है। विद्वानों ने कालिदास को एक ऊंचे आसन पर बिठाया जिससे वह अधिक प्रभावशाली लगे। कालिदास को दरबार में लाने से पहले विद्वानों ने उसे सख्त हिदायत दी थी, तुम बस चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। जब विद्योत्तमा कोई सवाल पूछे तो हम तुम्हें इशारे बताएंगे, तुम उसी तरह जवाब देना। भोले भाले कालिदास ने यह बात मान ली क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सब उसके लिए अच्छा ही हो रहा है। विद्योत्तमा द्वारा मूक संकेतों से परीक्षा लेना। विद्योत्तमा को लगा कि यह व्यक्ति वास्तव में एक विद्वान है जो शास्त्रार्थ करने आया है। उन्होंने कालिदास की बुद्धि परखने के लिए एक अनूठी परीक्षा रखी। विद्योत्तमा ने अपने एक हाथ की एक उंगली उठाई। यह एक दार्शनिक संकेत था जिसका अर्थ था ज्ञान एक है, सत्य एक है। कालिदास को यह समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा, विद्वानों में से एक ने उसे संकेत दिया कि वह 2 उंगलियां दिखाए। कालिदास ने 2 उंगलियां उठा दी। विद्योत्तमा ने इसका अर्थ निकाला, सत्य एक होते हुए भी द्वैत में विभाजित है, भौतिक और आत्मिक। कालिदास की मासूम प्रतिक्रियाएं और विद्वानों की चालाकी से उन्हें व्याख्या देना। विद्योत्तमा को लगा कि यह व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है और गूढ़ ज्ञान रखता है। अब विद्योत्तमा ने 3 उंगलियां उठा दी। इसका अर्थ था सत्य 3 रूपों में प्रकट होता है, सत, रज, तम 3 गुण। कालिदास को यह समझ नहीं आया, लेकिन उसे गुस्सा आ गया कि यह महिला बार बार इशारे कर रही है। उसने आवेश में आकर मुट्ठी बांध ली और हाथ उठा दिया। विद्वानों ने तुरंत इसकी व्याख्या कर दी। इसका अर्थ है कि तीनों गुण अंततः एक ही तत्व में समाहित हो जाते हैं। विद्योत्तमा हैरान रह गई। उन्होंने अब तक किसी भी विद्वान से इतनी तीव्र बौद्धिक प्रतिक्रिया नहीं देखी थी। उन्हें यकीन हो गया कि यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान दार्शनिक है जो शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से शास्त्रार्थ करता है। बाय विद्योत्तमा का प्रभावित हो जाना, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। विद्योत्तमा को पूरा विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति असाधारण रूप से विद्वान है। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने अंतिम परीक्षा के रूप में अपने हाथ से गोलाकार संकेत बनाया जिसका अर्थ था संसार चक्र में घूमता रहता है, इसका क्या समाधान है? कालिदास अब तक इन इशारों से परेशान हो चुका था। उसे गुस्सा आ गया कि यह महिला बार बार इशारे क्यों कर रही है। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और गोलाई के जवाब में सामने रख दिया। विद्वानों ने तुरंत इसकी व्याख्या की। इसका अर्थ है कि संसार चाहे जितना भी चक्र में घूमता रहे, उसका समाधान स्थिरता, अचल सत्य में है। विद्योत्तमा को यकीन हो गया कि यह व्यक्ति ज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है। अब तक विद्योत्तमा पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। उन्होंने राजा से कहा, यह व्यक्ति मुझसे भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है। इसके ज्ञान की गहराई इतनी अधिक है कि यह शब्दों का उपयोग भी नहीं करता। यह संकेतों के माध्यम से ही सत्य को प्रकट कर सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह के लिए तैयार हूं। राजा को भी यह विचार उपयुक्त लगा। उन्होंने खुशी खुशी घोषणा कर दी कि विद्योत्तमा का विवाह इस महान विद्वान से होगा। भव्य विवाह की घोषणा। राजमहल में हर्षोल्लास का वातावरण बन गया।
राज्य भर में घोषणा की गई कि विद्योत्तमा का विवाह एक महान विद्वान से होने जा रहा है। सभी दरबारी विद्वान प्रसन्न थे कि उनकी योजना सफल रही। पूरे राज्य में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। विवाह समारोह अत्यंत भव्य था। राजमहल को सोने चांदी से सजाया गया। अनेक राज्यों के राजा और विद्वान इस विवाह में सम्मिलित हुए। हालांकि विद्वानों की योजना पूरी तरह सफल हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यह छल कब तक छिपा रहेगा। विद्योत्तमा जब कालिदास के साथ रहने लगेंगी, तब क्या होगा? क्या वह यह समझ नहीं पाएंगी कि कालिदास वास्तव में अनपढ़ हैं? क्या यह विवाह एक छल सिद्ध होगा? अब यह देखने का समय था कि जब सच सामने आएगा, तब क्या होगा। विवाह के पश्चात विद्योत्तमा और कालिदास का प्रथम संवाद। विवाह का भव्य समारोह समाप्त हो चुका था। राज्य भर में उत्सव मनाया जा चुका था। अब विद्योत्तमा और कालिदास अपने महल के कक्ष में थे, जहां पहली बार वे एक दूसरे के साथ अकेले थे। विद्योत्तमा, जो इतनी विद्वान थी, उत्साहित थी कि अब वे अपने पति के साथ शास्त्रों, दर्शन और साहित्य पर चर्चा करेंगी। उन्होंने पहली बार कालिदास से कहा, स्वामी, आप कौन से शास्त्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? कालिदास, जो अब तक केवल विद्वानों के इशारों पर चुपचाप इशारे कर रहा था, अचानक असहज हो उठा। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्या कहूं? लेकिन अब कोई भी विद्वान उसे इशारे नहीं कर सकता था। विद्योत्तमा कालिदास की विद्वत्ता को परखना चाहती है। विद्योत्तमा ने फिर से प्रश्न किया, आपने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन कहाँ किया? कालिदास घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह एक साधारण लकड़हारा था, जिसने कभी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था। उसने हकलाते हुए कहा, मां, मैं जंगल में लकड़ी काटता हूं। विद्योत्तमा को लगा कि शायद उन्होंने ठीक से सुना नहीं। उन्होंने थोड़ा सरल प्रश्न पूछा, अच्छा, तो आप मुझे व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण नियम बता सकते हैं? कालिदास की आंखें फटी रह गई। उसने कभी भी व्याकरण का नाम तक नहीं सुना था। वह इधर उधर देखने लगा, जैसे उसे कोई उत्तर दे देगा। कालिदास का पहली बार बोलना और उनकी असलियत उजागर होना। विद्योत्तमा ने जब देखा कि कालिदास कोई उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने एक और आसान प्रश्न पूछा, आपने महाभारत और रामायण तो अवश्य पढ़ी होगी। मुझे इनमें से किसी एक कथा का सार बताइए। कालिदास के माथे पर पसीना आ गया। उसने घबराते हुए कहा, रामायण? हाँ, उसमें राम थे और वे बहुत अच्छे थे। विद्योत्तमा को एक झटका लगा। वह हतप्रभ रह गई। उन्होंने तुरंत एक और प्रश्न किया, आपने विवाह से पहले कौन कौन से ग्रंथों का अध्ययन किया है? कालिदास ने सिर झुका लिया। अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। वह धीरे से बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं जंगल में लकड़ी काटने का काम करता हूं। यह एक बड़ा छल था। यह सुनते ही विद्योत्तमा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर एक बहुत बड़ा धोखा किया गया हो। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम विद्वान नहीं हो। कालिदास ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, हाँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। वे विद्वान मुझे यहां लाए थे। विद्योत्तमा का क्रोध अब चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने महल में बुलाए गए सभी विद्वानों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी विद्वान वहां आए, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम सबने मिलकर यह छल किया है। तुम लोगों ने मुझे और मेरे राज्य को धोखा दिया है। विद्वानों का राजमहल छोड़कर भाग जाना। विद्योत्तमा की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने दरबारी विद्वानों को डांटते हुए कहा, तुम लोग स्वयं मुझसे हार गए, इसलिए तुमने यह साजिश रची। एक अनपढ़ व्यक्ति को मेरे योग्य बताकर तुमने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की। महल के सारे विद्वान भयभीत हो गए। उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था कि यह सत्य इतनी जल्दी उजागर हो जाएगा। विद्योत्तमा का गुस्सा देखकर वे डरकर वहां से भाग निकले। राजा भी इस घटना से स्तब्ध थे, लेकिन वे अपनी पुत्री के अपमान से दुखी थे और उन्होंने विद्योत्तमा को निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया। विद्योत्तमा ने गुस्से में कहा, तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैं एक मूर्ख व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। तुम्हें अभी इसी समय मेरे महल से बाहर जाना होगा। कालिदास ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि अब उसे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने एक अंतिम बार विद्योत्तमा की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर केवल क्रोध था। विद्योत्तमा ने एक अंतिम चोट करते हुए कहा, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम केवल एक मूर्ख हो। कालिदास के हृदय पर यह शब्द वज्र की तरह गिरे।
उसने चुपचाप अपने गहने उतार दिए, राजसी वस्त्र हटाए और महल से बाहर निकल गया। कालिदास जब महल से बाहर निकला तो उसे समझ नहीं आया कि अब वह कहाँ जाएगा। वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसका बचपन बीता था। लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब वह केवल एक साधारण लकड़हारा नहीं था, बल्कि एक अपमानित व्यक्ति था, जिसकी प्रतिष्ठा को कुचल दिया गया था। वह अपने ही जीवन पर हंसने लगा। वह सोचने लगा, मैं तो मूर्ख ही हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा मूर्ख ही रहूंगा? और कब कालिदास क्या करेगा? कालिदास जंगल में भटकते हुए एक नदी के किनारे आ गया। वह निराश था, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। वह सोच रहा था कि क्या वह हमेशा के लिए मूर्ख कहलाएगा, या वह कुछ ऐसा करेगा जिससे पूरा संसार उसे पहचाने। तभी उसे आकाश में उड़ते पक्षी दिखे। उसे महसूस हुआ कि संसार उसके लिए अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब सवाल यह था, क्या कालिदास इसी तरह अपमानित जीवन बिताएगा, या वह स्वयं को बदलकर संसार को चौंका देगा? महल से अपमानित होकर निकलने के बाद कालिदास पूरी तरह टूट चुका था। वह सोच रहा था कि अब उसके जीवन का क्या होगा। वह जंगल की ओर बढ़ता गया, बिना किसी लक्ष्य के बस चलता ही रहा। उसके मन में केवल एक ही बात थी, मैं इतना मूर्ख क्यों हूं? रास्ते में उसे कई लोग मिले, लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंस रहे थे, क्योंकि अब वह कोई राजसी व्यक्ति नहीं रह गया था। वह फिर से वही साधारण लकड़हारा था, जो एक समय जंगल में लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। वह एक नदी के किनारे पहुंचा और पानी में अपनी छवि देखी। उसे महसूस हुआ कि उसके साथ जो हुआ, उसमें सबसे बड़ी गलती उसकी खुद की थी। उसने बिना कुछ जाने समझे दूसरों की बातों में आकर अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था। कालिदास ने ठान लिया कि अब वह अपनी मूर्खता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने खुद से वादा किया, अब मैं सचमुच विद्वान बनूंगा। मैं स्वयं को इतना योग्य बनाऊंगा कि लोग मुझे सम्मान से देखें, न कि उपहास करें। लेकिन यह कैसे होगा? उसे कुछ भी नहीं आता था। उसे पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, और न ही उसे कोई विद्वान मार्गदर्शन देने वाला था। फिर भी उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब स्वयं को पूरी तरह बदल देगा। एक ऋषि या साधु का मार्गदर्शन। भटकते भटकते कालिदास एक तपस्वी ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था और भूखा भी। जब उसने वहां भोजन मांगा तो ऋषि ने उसे देखा और कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, जान की भी होती है। कालिदास को यह बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहता हूं। क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? ऋषि उसकी आंखों में कुछ विशेष देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? कालिदास ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कालिदास का कठोर तप और साधना। ऋषि ने कालिदास को शिक्षा देना शुरू किया। पहले उन्होंने उसे सबसे सरल चीजें सिखाई, वर्णमाला, शब्द और भाषा का आधार। कालिदास ने पूरे मन से अध्ययन करना शुरू किया। वह दिन रात अध्ययन करता, नींद और भोजन को भी कम कर देता। धीरे धीरे उसने संस्कृत भाषा पर पकड़ बनानी शुरू कर दी। उसके मन में ज्ञान की जिज्ञासा जाग चुकी थी। वह केवल भाषा ही नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद, महाकाव्य, दर्शन और काव्य शास्त्र का भी अध्ययन करने लगा। ऋषि ने उसे कई वर्षों तक शिक्षा दी। कालिदास अब पहले जैसे नहीं थे। अब वे केवल एक साधारण लकड़हारा नहीं, बल्कि ज्ञान की ओर अग्रसर एक तपस्वी थे। विद्या देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना। कहा जाता है कि कालिदास ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। उन्होंने देवी सरस्वती की साधना की और उनसे आशीर्वाद मांगा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती उनके सामने प्रकट हुई और कहा, हे कालिदास, तुमने अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए कठोर तप किया है। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारी वाणी अमृत समान होगी और तुम एक महान कवि बनोगे। देवी के आशीर्वाद से कालिदास की बुद्धि जागृत हो गई। वह जो कुछ भी पढ़ चुके थे वह उनके मन में स्पष्ट हो गया। वे अब केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे अब एक अद्वितीय प्रतिभा बन चुके थे। 6. कालिदास का वास्तविक रूपांतरण। अब वे एक महान कवि बन चुके थे। अब कालिदास केवल एक विद्वान नहीं, बल्कि एक महान कवि और लेखक बन चुके थे। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव आ गया था कि लोग उनकी कविता सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य में अद्भुत योगदान दिया। वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के बाद उन्होंने कई महाकाव्य लिखे।
संस्कृत साहित्य में कालिदास का योगदान। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम जैसे अद्वितीय ग्रंथों की रचना की। उनकी कविता इतनी सुंदर थी कि लोग कहते थे कि वे स्वयं सरस्वती के वरदान से लिख रहे हैं। अब वह व्यक्ति जिसे कभी मूर्ख कहा गया था, पूरे भारत में महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। अब वे महल वापस लौटने के लिए तैयार है। अब कालिदास केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि विश्व के महानतम कवियों में से एक बन चुके थे। अब उनके मन में एक ही प्रश्न था, क्या विद्योत्तमा अब भी मुझे मूर्ख समझेंगी? उन्होंने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे अपने महल वापस जाए। लेकिन वे अब पहले जैसे कालिदास नहीं थे। अब वे एक मूर्ख लकड़हारे नहीं, बल्कि संस्कृत के सबसे महान कवि थे। अब कालिदास वही व्यक्ति नहीं रहे थे जिन्हें विद्योत्तमा ने कभी अपमानित कर महल से निकाल दिया था। वे अब केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि संस्कृत के सबसे महान कवियों में से एक थे। उनकी रचनाएं पूरे आर्यावर्त भारत में विख्यात हो चुकी थी। महल की ओर बढ़ते हुए उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। क्या विद्योत्तमा अब भी उन्हें वही मूर्ख व्यक्ति समझेंगी? क्या वे उनके बदले रूप को पहचान पाएंगी? उनके कदमों में अब कोई झिझक नहीं थी। अब वे किसी छल से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और योग्यता के बल पर महल लौट रहे थे। जब वे महल पहुंचे तो वहां के दरबारियों और सेवकों ने उन्हें पहचाना नहीं। आखिर अब वे साधारण लकड़हारे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर तेज, आंखों में गहरी सोच और व्यक्तित्व में अद्भुत आत्मविश्वास था। विद्योत्तमा का आश्चर्य, ये वही व्यक्ति है। जब विद्योत्तमा को सूचना मिली कि कोई विद्वान कवि उनसे भेंट करना चाहता है, तो उन्होंने अनुमति दे दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा, वे अचंभित रह गई। ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। क्या ये वही कालिदास है? उन्होंने सोचा। लेकिन यह कैसे संभव था? विद्योत्तमा ने ध्यान से देखा। यह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने कभी अपमानित किया था, लेकिन अब उनका पूरा स्वरूप ही बदल चुका था। एक बार फिर शास्त्रार्थ की परीक्षा। विद्योत्तमा ने कालिदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया। आखिर उन्होंने जो छल पहले झेला था, वह दोबारा नहीं झेल सकती थी। उन्होंने कहा, स्वागत है महान कवि, कृपया हमें अपने ज्ञान से परिचित कराएं। कालिदास मुस्कुराए। उन्होंने शास्त्रों और दर्शन पर एक गहरी व्याख्या प्रस्तुत की। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। फिर विद्योत्तमा ने कठिनतम प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर केवल एक सच्चा विद्वान ही दे सकता था। इस बार कालिदास स्वयं बोलते हैं और विद्योत्तमा चकित रह जाती है। पहले की तरह अब कोई इशारों की भाषा नहीं थी, कोई छल नहीं था। अब कालिदास पूरी विद्वत्ता और गरिमा के साथ बोल रहे थे। उनके उत्तर इतने गूढ़ और प्रभावी थे कि विद्योत्तमा को यकीन नहीं हो रहा था। ये वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने कभी मूर्ख कहकर निकाल दिया था। कालिदास ने अपनी कविताओं और शास्त्रीय ज्ञान से सिद्ध कर दिया कि अब वे केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि संस्कृत के सबसे महान कवि बन चुके हैं। विद्योत्तमा का अभिमान टूटना। विद्योत्तमा, जो अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व करती थी, अब अपने सामने किसी को स्वयं से अधिक योग्य देख रही थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी हार स्वीकार नहीं की थी, लेकिन आज वे हार नहीं रही थी, वे सत्य को स्वीकार कर रही थी। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, बल्कि आश्चर्य और सम्मान था। दोनों के बीच गहरा संवाद। विद्योत्तमा ने कहा, कालिदास, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं तुमसे शास्त्रार्थ में नहीं जीत सकती, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने यह सब कैसे किया? कालिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस दिन आपने मुझे अपमानित कर निकाला, उसी दिन मेरे जीवन का नया प्रारंभ हुआ। आपने मेरे आत्मसम्मान को झकझोर दिया और मुझे सीखने के लिए प्रेरित किया। अगर वह घटना न होती तो शायद मैं आज भी अज्ञानता में होता। विद्योत्तमा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका वह क्रोध किसी के लिए इतनी बड़ी प्रेरणा बन जाएगा। विद्योत्तमा का कालिदास को स्वीकार करना। विद्योत्तमा ने स्वीकार किया कि उन्होंने एक मूर्ख समझकर जिसे अस्वीकार किया था, वही आज उनके सामने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में खड़ा था। उन्होंने नम्रता से कहा, मैंने तुम्हें समझने में भूल की। मैंने तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को नहीं देखा था, लेकिन आज मैं स्वीकार करती हूं कि तुम केवल मेरे पति ही नहीं, बल्कि मेरे गुरु समान भी हो। यह सुनकर पूरे दरबार में मौन छा गया।
विद्योत्तमा, जो कभी अपने जान पर गर्व करती थी, आज अपने पति को अपने से श्रेष्ठ मान रही थी। अब विद्योत्तमा और कालिदास का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक बन चुके थे। जहां विद्योत्तमा ने कालिदास को सीखने के लिए प्रेरित किया था, वहीं कालिदास ने विद्योत्तमा को विनम्रता और सच्चे ज्ञान का महत्व समझाया। दोनों ने मिलकर ज्ञान, काव्य और साहित्य की सेवा की। कालिदास ने अपनी महान कृतियां रची और विद्योत्तमा उनके साहित्यिक जीवन की प्रेरणा बनी। अब यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं थी, यह आत्मबोध, संघर्ष और सफलता की अद्भुत कहानी थी। कालिदास के साहित्यिक कार्यों का उल्लेख। कालिदास अब केवल विद्योत्तमा के पति नहीं थे, बल्कि संपूर्ण भारत में साहित्य और काव्य के शिखर पुरुष बन चुके थे। उनका नाम विद्वानों की सभा में सम्मान से लिया जाता था। राजाओं, कवियों और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। वे केवल एक कवि नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक और साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनकी रचनाएं गहन ज्ञान, अद्भुत कल्पना और अत्यंत मधुर काव्य शैली से भरपूर थीं। की रचना की जो आज भी साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित था। इसकी भाषा इतनी मधुर थी कि यह विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मेघदूत, वीरा वेदना का अद्भुत वर्णन, जिसमें एक प्रेमी बादल को संदेशवाहक बनाकर अपनी प्रेमिका तक संदेश भेजता है। रघुवंश, यह महाकाव्य राजा रघु और उनके वंशजों की गाथा है, जिसमें मर्यादा, शौर्य और कर्तव्यबोध का गहन चित्रण मिलता है। कुमार संभव, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह एवं भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा। अतुसंहार, इसमें विभिन्न ऋतुओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। इन रचनाओं ने संस्कृत साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। संस्कृत साहित्य में उनका योगदान। संस्कृत साहित्य को कालिदास ने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया, वह अद्वितीय थी। उनकी काव्य शैली में रस, अलंकार और गहरी भावना का अद्भुत समावेश था। वे प्रकृति, प्रेम, दर्शन और मानव जीवन के सूक्ष्मतम पहलुओं को अपनी कविता में सम्मिलित करने में अद्वितीय थे। उनकी भाषा अत्यंत सरल लेकिन गहरी थी। वे शब्दों के जादूगर थे, जो साधारण घटनाओं को भी अपनी कविता में अलौकिक रूप दे सकते थे। भारत में कालिदास की अमरता। कालिदास केवल अपने समय के नहीं थे, वे युगों युगों तक अमर रहने वाले साहित्यकार बन चुके थे। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य की आत्मा बन गई। यहां तक कि विदेशों में भी उनके नाटकों और कविताओं की चर्चा होने लगी। उनके अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ और यह पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हुआ। उनकी काव्य शैली और प्रभाव। कालिदास की काव्य शैली इतनी प्रभावशाली थी कि आने वाली पीढ़ियों के कवियों ने उन्हें आदर्श माना। उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सत्य को समझाने के लिए थी। उनकी भाषा में कोमलता और शक्ति का अनूठा संतुलन था। वे प्रेम, प्रकृति, नारी सौंदर्य और भक्ति को समान रूप से महत्व देते थे। उनका मेघदूत विरह वेदना का इतना सुंदर चित्रण करता है कि पाठक स्वयं उस प्रेमी की स्थिति में आ जाता है, जिसने अपनी प्रियतम से बिछड़ने का दुख सहा है। अब विद्योत्तमा को इस बात का गर्व था कि वे केवल किसी साधारण पुरुष की पत्नी नहीं, बल्कि संस्कृत साहित्य के सबसे बड़े कवि की संगिनी थी। उन्होंने कालिदास को मूर्ख समझकर अस्वीकार किया था, लेकिन अब वही कालिदास एक अमर कवि बन चुके थे। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि आत्मबोध और जीवन के अनुभवों से आता है। समाज में कालिदास की प्रतिष्ठा। अब कालिदास केवल विद्योत्तमा या उनके राज्य तक सीमित नहीं थे, वे पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव बन चुके थे। राजा और विद्वान उनका सम्मान करते थे। उनकी रचनाएं सभाओं में गाई जाती थी और वे स्वयं ज्ञान के प्रतीक बन गए थे। लोगों ने उनके जीवन से यह सीखा कि ज्ञान केवल जन्मजात प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और आत्मबोध का परिणाम होता है। अंतिम संदेश, शिक्षा और आत्मबोध का महत्व। कालिदास की जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी को मूर्ख समझकर अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता होती है। विद्योत्तमा का अभिमान टूटा। कालिदास ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया और अंततः वे संसार के महानतम कवियों में गिने गए। उनकी कथा यह संदेश देती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव, प्रयास और आत्मबोध से प्राप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि अनुभव,
परिश्रम और आत्मबोध से प्राप्त होता है। कालिदास की यात्रा हमें यह समझने का अवसर देती है कि किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ महान बनने की क्षमता होती है। विद्योत्तमा ने अपने अहंकार में कालिदास को तुच्छ समझा, लेकिन वही कालिदास अपनी लगन और परिश्रम से अमर हो गए। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अंतिम प्रश्न, क्या विद्योत्तमा को कालिदास के प्रति किए गए अपने व्यवहार पछतावा हुआ होगा? अपने हमें कमेंट में बताएं।